हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली एग्जाम फोकस में। देखिए, आपका एक नया क्लास आज से चालू हो रहा है। यूपीएसआई के लिए जो मूल विधि वाला सेक्शन अपना छूट रहा था, तो वो चालू हो रहा है। आज देखिए, आपके सामने एक नई हमारी फैकल्टी दीपक सर हैं, वो आपको पढ़ाएंगे, जिन्होंने जो लॉ है वो कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, तो उनसे अच्छा आपको मूल विधि के बारे में जो जान है वो और कोई नहीं दे सकता है। थोड़ी देर बाद जब आप उनकी क्लास पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो जो मैं अभी कह रहा हूँ तो वो बात समझ में आएगी अच्छे से। चलिए दीपक जी, आ जाइए। थैंक यू सर। ओके सर। हेलो बच्चों, माय नेम इज दीपक मिश्रा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओके सर। आज बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा आपके यूपीएसआई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आईपीसी 1860। इससे आप शॉर्ट 5 से 6 क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं। राइट, 5 से 6 क्वेश्चंस आने ही आने हैं आपको। तो इंडियन पिनल कोड 1860, आईपीसी 1860 का हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, देखिए आईपीसी इंडियन पिनल कोड और हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता 1860 यहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, किसी भी चीज को पढ़ने से पहले उसका इतिहास जानना बहुत जरूरी है। अगर हम उसके इतिहास को नहीं जानेंगे तो किसी मतलब हमें उसका जानना कोई मतलब बनता नहीं है। तो उसका इतिहास जानना बहुत जरूरी है। और इतिहास से भी इसमें से आपको 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर्स के रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर्स में कई बार आपके डायरेक्ट यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। और ये जो आप इंग्लिश में देख रहे हैं, आप ऐसा मत समझिएगा कि ये क्या है। इसमें से मैं आपको हर एक चीज हिंदी में बताऊंगा, तो आप इसमें देखिए। तो देखिए, भारतीय दंड संहिता बेसिकली मैं कहूं कि आईपीसी है क्या, कहां से आया। आईपीसी बेसिकली 1860 और आज हमारा है 2021। तो इतना समय पुराना लॉ हम क्यों यूज कर रहे हैं, मतलब हम इतना क्यों फॉलो कर रहे हैं। इंडिया के पास सब चीज में डेवलपमेंट आई, अमेंडमेंट हर चीज में हुआ, संशोधन, बट इसमें क्यों नहीं हुआ, क्यों। तो इसमें कुछ खासियत है, कुछ उसका चेंजेस है, वो आज हम डिस्कस करते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860 हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इंडियन पिनल कोड मतलब आईपीसी एक यूनिक फीचर है। यूनिक मतलब अपने आप में ही ये काफी मजबूत है। अब इंडियन पिनल कोड एक तरह से क्या बताता है, क्राइम। विदाउट क्राइम, आप बिना क्राइम के कोई सा भी देश या कोई सा भी नगर नहीं है। ऐसा नहीं है कि जहां पे मनुष्य है वहां पे क्राइम होना संभव ही है। तो इसके लिए ये चीज है। अगर जैसे आप तो इंडियन पिनल कोड एक ऑफिशियल क्रिमिनल कोड ऑफ इंडिया है। ज्यादातर जो भारत में जितने भी क्राइम होते हैं सब इंडियन पिनल कोड में ही डिफाइन होते हैं, क्रिमिनल मैटर बेसिकली। अब इसमें से आपका एक क्वेश्चन कहां से बनता है, आप ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन जो सबसे शॉर्ट बनता है आपका कि सब्सटैंटिव लॉ। अब आप समझ रहे होंगे ये सब्सटैंटिव क्या हो गया। देखिए बच्चों, सब्सटैंटिव बेसिकली हो गया सब्सटैंटिव जो आपको डिफाइन करता है। जैसे आपका मर्डर आपका सेक्शन 300 में डिफाइन है। मर्डर आपका सेक्शन 300 में डिफाइन है कि जैसे आपने किसी को मर्डर कर दिया, किसी की लाइफ। मर्डर मींस क्या, अगर उसकी ब्रेथ, उसकी सांस जब तक चल रही है वो मर्डर नहीं हुआ, जब उसकी सांस खत्म वो मर्डर हो गया। तो आपका सेक्शन 300 में मर्डर डिफाइंड है। और सेक्शन 302 में इसकी पनिशमेंट डिफाइंड है। इसकी पनिशमेंट डिफाइंड है। तो देखिए, अगर कहीं मर्डर होता है तो सीधा बोलते हैं, अगर आप पुलिस थाने या कहीं कचहरी वगैरह 302 का अपराध किया है। 302 मतलब क्या, 302 तो सिर्फ इसमें पनिशमेंट डिफाइंड है। 302 में इसमें सिर्फ पनिशमेंट डिफाइंड है। बाकी जो आपका आईपीसी है वो सेक्शन 300, मर्डर है सेक्शन 300 में आता है। राइट बच्चों, तो अब देखिए सेक्शन 300 जो डिफाइंड है ये आपका हो गया सब्सटैंटिव। जो यहां पे लिखा है क्या हो गया, सब्सटैंटिव नेचर का, सब्सटैंटिव नेचर। ठीक, इसी का जस्ट अपोजिट होता है प्रोसीजरल।
प्रोसीजरल क्या होता है ये मैं जस्ट अभी आपको बता रहा हूं। एक क्वेश्चन इसमें से आपका आना ही आना है कि सब्सटैंटिव और प्रोसीजर। जैसे अब मर्डर हो गया तो पता लग गया भाई 302 कर दिया, ठीक, बट जब 302 कर दिया तो उसका जो प्रोसीजर चलेगा, चार्जशीट फाइल होगी, फिर उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, उसका आपका मेंटल देखा जाएगा, कैसे मर्डर करा, क्या हीनियस क्राइम था, मर्डर कितने लोगों ने करा, मतलब सारा प्रोसीजर। तो जो प्रोसीजर चलेगा, जो पूरी पुलिस अरेस्ट करेगी, चार्जशीट बनाएगी, ये सारा प्रोसीजर आपका आता है प्रोसीजरल लॉ में। किसमें आता है बच्चों? प्रोसीजरल लॉ में। ये जितना भी आता है प्रोसीजरल लॉ में आता है। मैं आपको क्लियर करके बता देता हूं एक बार, इसमें डिफरेंस में आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये आपका हो गया सब्सटैंटिव, इसमें से एक क्वेश्चन बच्चों फंसना ही फंसना है, तो आप ध्यान से देखिएगा। और ये आपका हो गया प्रोसीजरल लॉ। ठीक, तो बच्चे देखिए इधर सब्सटैंटिव क्या हो गया, प्रोसीजरल क्या हो गया। सब्सटैंटिव जैसे आपका हो गया, आपको मैंने अभी मर्डर का एग्जांपल दिया, तो सेक्शन 300 में मर्डर डिफाइंड है और 302 में पनिशमेंट डिफाइंड है। इसकी पनिशमेंट डिफाइंड है। बट अब प्रोसीजर, इसका चार्जशीट कैसे फाइल होगी, फिर जस्टिस के पास कैसे जाएगा, जो मजिस्ट्रेट के पास कैसे जाएगा, मजिस्ट्रेट कर लीजिए, तो ये सब इसमें होता है। अब इसमें क्या क्या आते हैं देखो, क्वेश्चंस कहां से बनता है, क्वेश्चंस यहां से बनता है हमारा कि सब्सटैंटिव क्या हो गया, लाइक आपका आईपीसी, ये आपका सब्सटैंटिव हो गया। अब प्रोसीजर में लाइक आपका सीआरपीसी, इसके डिटेल में नहीं पूछते, बट ये पूछते हैं कि बताइए सब्सटैंटिव क्या है और प्रोसीजरल लॉ क्या है। अब सब्सटैंटिव आपका आईपीसी हो गया, ऐसे आपका सब्सटैंटिव क्या हो गया, लाइक आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, राइट। अब जैसे इसमें आपका सीआरपीसी हो गया, लाइक आपका इसमें सीपीसी हो गया। सीपीसी बच्चों है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, मैं फुल फॉर्म लिख दे रहा हूं, फुल फॉर्म भी आती है कई बार कि सीआरपीसी का फुल फॉर्म और सीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये सब आपके मार्क्स यहां से कवर होते हैं। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सीपीसी का हो गया सिविल प्रोसीजर कोड। तो इसमें से आपको डेफिनेशन बेस्ड भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका सीआरपीसी हो गया, ये आपका आईपीसी और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो टीओपीए से लिखते हैं। अब जैसे आपका एविडेंस एक्ट हो गया, एविडेंस भी आपका सब्सटैंटिव में आता है। ऐसे कुछ सब्सटैंटिव और प्रोसीजर ये सब आपके दे रखे हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है सब्सटैंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ, जिसमें आपकी क्राइम्स की डिफाइन दे रखी है, क्राइम बता रखा है होता है क्या, कैसे चलता है, ये आपका सब्सटैंटिव लॉ है। और जिसमें आपका प्रोसीजर चलता है, जो पुलिस सारा प्रोसीजर करती है। जैसे अब सेक्शन 154 सीआरपीसी में आपका एफआईआर डिफाइन किया गया है, तो जो एफआईआर है वो आपका क्या हो गया, प्रोसीजर हो गया। तो ये बेसिकली डिफरेंस है सब्सटैंटिव और प्रोसीजर लॉ में, ठीक है बच्चों। तो हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए तो ये हो गया हमारा सब्सटैंटिव और प्रोसीजरल लॉ, सब्सटैंटिव एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो बेसिकली ये हमारा इसमें था। अब देखिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। अब यहां से देखिए क्या क्वेश्चन बनते हैं। एक बात और, जो हमारे पुराने जमाने के लोग थे या पुरानी सोसाइटी थी, जो अनडेवलप्ड सोसाइटी थी, अनसिविलाइज सोसाइटी कह लें, हम अनसिविलाइज सोसाइटी कह लें, अनसिविलाइज सोसाइटी, बेसिकली इनका कोई लॉ नहीं था। जो आईपीसी को लाया गया, इनका कोई लॉ नहीं था। ये क्या डिफाइन करते थे, जैसे अ टूथ फॉर अ टूथ, टूथ बेसिकली दांत के बदले दांत, दांत के बदले दांत, एन आई फॉर एन आई, किसी की जैसे किसी की आंख फोड़ दी तो उसके बदले में उसकी आंख, किसी की आंख फोड़ दी तो उसके बदले में उसकी आंख, ए लाइफ फॉर अ लाइफ। पुराने जमाने में इस तरह के
लॉ को फॉलो किया जाता, इस तरह के कानूनों को फॉलो किया जाता था। इनका अपना खुद का कानून था, किसी का दांत टूट गया तो दांत के बदले दांत, आई फॉर एन आई, लाइफ फॉर एन लाइफ। ठीक, जो कि एक हमारे अनसिविलाइज्ड सोसाइटी थी, इतना एजुकेटेड सोसाइटी नहीं थी, तो इस वजह से था। बट इस सजा को कंटिन्यू नहीं रख सकते थे, इस सजा को हम आने वाले दिनों में नहीं फॉलो कर सकते थे, नहीं ला सकते थे। तो उसके बाद हमारा आया है, इसके बाद जो हमारे नई, उसके बाद आया कॉम्पेंसेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको कोई चोट लगी, या आपका चोट लगी, आपके पैर में चोट लगी, या किसी ने, देखे जाते हैं जैसे हम मार्केट वगैरह जाते हैं, किसी ने अगर बाइक वाले ने मतलब कि हमारे लग गया, हाथ पे लग गई, तो क्या कहते हैं कि 1000 रुपीज दे दे या कुछ जुर्माना दे दिया। तो क्या सोचते हैं कि ये एक पनिशमेंट हो गई, मतलब कि कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड कराना। कॉम्पेंसेशन बेसिकली क्या हो गया आपका, जुर्माना प्रोवाइड कराना। लाइक दिस इज कॉम्पेंसेशन। इंजर्ड पर्सन को जब कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड करता है, एक तरह से ये हमारी पनिशमेंट आई है। ठीक, बट जो आपका आईपीसी है इन सबसे बिल्कुल अलग है। तो हमारे अनसिविलाइज सोसाइटी में आपका टूथ के बदले टूथ, आपका आई के बदले आई, और आपका लाइफ के बदले लाइफ का प्रोसीजर चलता था। बट फिर उसके बाद वाली जो प्रोसीजर है उसमें आपका कंपनसेशन आया कि जब इंजर्ड पर्सन हो जाए तो उसको कंपनसेशन प्रोवाइड कराने लगा। बट आगे आने वाले दिनों में फिर हमारा ऑल इंडिया लेजिस्लेचर ने क्या बनाया, अब यहां से देखिए क्वेश्चंस आपके कैसे आते हैं एग्जाम में। यहां से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं। जैसे चार्टर एक्ट ऑफ 1833। बच्चों देखिए 1833 आपको पता भी होगा, ये नहीं भी पता होगा। इससे पहले हम रेगुलेटिंग एक्ट पे आते हैं। अब देखिए ये रेगुलेटिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं पेज चेंज कर लेता हूं, रेगुलेटिंग एक्ट। अब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ, यहां से शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। 1774, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1774। इसमें क्या हुआ था, इसमें सिर्फ मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, कुछ सिर्फ एग्जाम पर्पस के लिए जो आपको 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं सिर्फ वो बताऊंगा, बाकी इसमें कुछ नहीं। तो इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1774 में, कि इसमें आपका जो पहले गवर्नर जनरल होते थे, कौन होते थे, गवर्नर जनरल होते थे, अब उनको चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल, ये जी ऐसे है, ऑफ बंगाल बना दिया गया। कौन थे हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वेरी इंपॉर्टेंट नाम आता है वॉरेन हेस्टिंग्स। अच्छे से कर लेना बच्चों, यह नाम आपको पूछा जाना है, वॉरेन हेस्टिंग्स। ये हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। कौन थे हमारे ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या करा गया, इसमें गवर्नर जनरल की उपाधि हटाकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि लाई गई, और उस वक्त कौन बने फिर, फर्स्ट वॉरेन हेस्टिंग्स हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। देखिए तो ये हमारा हो गया कि अनसिविलाइज्ड सोसाइटी हो गई। अब यहां से क्वेश्चंस हमारे स्टार्ट होंगे। तो मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1774 बता दिया कि इसमें 2 क्वेश्चंस क्या आते हैं। अब नेक्स्ट आपका आता है चार्टर एक्ट, एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, हम देख लेते हैं। अब देखिए हमने क्या पढ़ा वहां पे, रेगुलेटिंग एक्ट, और चार्टर एक्ट में क्या आएगा देख लेते हैं। इसमें से 2 क्वेश्चंस आपका पूछते हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, इसमें आपका आता है कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे इनको हटाकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। और कौन थे हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम
बेंटिक, वेरी इंपॉर्टेंट नेम। ये दो क्वेश्चंस आपको फॉर एवर रिमेंबर रखना है जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता है कि क्वेश्चंस आना क्या। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1774, इसमें आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फर्स्ट कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स, एंड चार्टर एक्ट ऑफ 1853 गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, एक सेकंड बच्चों, 1833 है ये, 1833। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस बने थे कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये आपको याद रखनी है। क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं, क्वेश्चन आपका पूछ लेते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि किस ईयर में आई गई या कौन से चार्टर में आई गई। तो चार्टर बहुत सारे देंगे, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, 1858, 1870 ऐसे। तो आपको एक क्वेश्चन यहां से बनेगा चार्टर एक्ट ऑफ 1833, एक क्वेश्चन आपका बनेगा क्या हुआ था इसमें, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी, और ये क्वेश्चन आपका तो बनता ही बनता है क्या कि लॉर्ड विलियम बेंटिक आपके पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या स्टार्ट होता है हमारा, गवर्नर क्या मतलब बनाया था क्या, एक रीजन बनाया था, लॉ था, वॉज मेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ लॉ कमीशन। एक लॉ कमीशन अपॉइंट करा था, किस चीज के लिए लॉ कमीशन को अपॉइंट करा, आईपीसी बनाने के लिए। किस चीज के लिए, आईपीसी को मेक करने के लिए लॉ कमीशन का निर्माण किया गया। और द फर्स्ट लॉ कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि नहीं पढ़ के जाते हैं बच्चे, सिर्फ बेसिक बेसिक पढ़ लेते हैं, बाकी आपका जो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इससे क्वेश्चंस काफी बच्चे छोड़ देते हैं, बट नहीं, यहां से क्वेश्चन बनता है कि द फर्स्ट लॉ कमीशन कब अपॉइंट हुआ, 1834 में। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका ईयर पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट लॉ कमीशन आपका अपॉइंटेड हुआ 1834 में। ठीक है, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉर्ड मैकॉले किसने अपॉइंट करा, लॉर्ड मैकॉले ने। और आपको पता होना चाहिए, या इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो लॉर्ड मैकॉले ये फादर भी थे, जनक भी थे, पिता भी थे आईपीसी के, भारतीय दंड संहिता के पिता लॉर्ड मैकॉले को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जो फर्स्ट लॉ कमीशन था वो अपॉइंट हुआ था इन्हीं की चेयरमैन में, यही इसके अध्यक्ष थे, इसीलिए लॉर्ड मैकॉले को फादर ऑफ आईपीसी, फादर ऑफ भारतीय दंड संहिता कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो हम आगे देखते हैं इनको, द लॉ मिनिस्टर, ये आपका लॉ होगा, लॉ मिनिस्टर। लॉ बेसिकली बच्चों कानून होगा, आपको पता भी होगा। ठीक है, कानून। ठीक है बच्चों, मिनिस्टर एज इट चेयरमैन। अब इसमें कौन कौन चेयर थे, देखिए एक बात और, अब यहां से क्वेश्चन अगर एग्जामिनर को थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन या डीप में जानना हो तो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, क्वेश्चन आप कैसे बनेंगे कि जो पिता थे भारतीय दंड संहिता के, उनके साथ साथ चेयरमैन में और ये टोटल 4 मेंबर थे। कितने मेंबर थे, 4 मेंबर। कौन कौन थे, एक तो सर्विसरी मैक्लियोड, एंडरसन एंड मिलेट, एक आपके मैकॉले थे, और 3 अदर थे, सर्विसरी मैक्लियोड, एंडरसन एंड मिलेट। इसमें से पूछते हैं, टोटल 4 मेंबर थे चेयरमैन जिन्होंने आईपीसी का स्टार्ट करा, मेक करना स्टार्ट किया, बट जो आपके हेड थे वो चेयरमैन थे, वो आपके थे लॉर्ड मैकॉले, और यही आपके फादर ऑफ आईपीसी कहे जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, 2-3 क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर, 3 मेंबर, अपॉइंट 1834 में हुआ, ये सब आप ध्यान रखेंगे। और आप हो सके तो पेन एंड पेपर मोड पे आ जाइए, सामने पेपर, इन सबको नोट करते रहिए जो मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताता जा रहा हूं साथ के साथ। वेरी नॉलेजेबल। इट प्रिपेयर, अब इन्होंने प्रिपेयर करा, क्या बनाया, ड्राफ्ट बनाया। ड्राफ्ट एक डॉक्यूमेंट, अगर मैं ड्राफ्ट को आपको हिंदी में बताऊं तो बच्चों इसे बोलते हैं दस्तावेज, दस्तावेज इसे बोलते हैं दस्तावेज। ये आपका एक डॉक्यूमेंट हो गया ड्राफ्ट। ड्राफ्ट पीनल कोड फॉर इंडियन विच वॉज, मतलब देखिए बेसिकली क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे इन 14th अक्टूबर ऑफ 1837, मतलब 14 अक्टूबर 1837 में ये जो ड्राफ्ट था ये प्रिपेयर हो गया, राइट। 14 अक्टूबर 1837 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो ड्राफ्ट था वो प्रिपेयर हो गया, बनने के गया। बट उसको अब देखिए यहां पे एक दिलचस्प वाली बात आती है कि आईपीसी को मतलब बनाया गया, प्रिपेयर हुआ, बट इसकी जो पास होने वाली
मंजूरी होती है वो नहीं मिली है। अभी हम देखेंगे आगे कि यहाँ पे देखिए मंजूरी इसको नहीं मिली है। देखिए बट वही देखिए जो ड्राफ्ट बना बट वो अगेन रिवाइज, इसको दोबारा रिवाइज करने के लिए भेज दिया गया, मतलब पास नहीं हुआ, लॉ कमीशन ने इसको पास नहीं किया। इन 1845 दोबारा 1845 में अनदर कमीशन, दोबारा एक कमीशन बनाया गया और एक ड्राफ्ट दोबारा मेक करा, 2 रिपोर्ट्स ऑफ द ड्राफ्ट, और इसमें बेसिकली कुछ चेंजेस किए गए। क्यों? क्योंकि पहले ही लॉ कमीशन ने बनाया था कि इसमें आप कुछ चेंजेस करिए, तो इसके बाद 1845 में दोबारा ड्राफ्ट बना के इसमें चेंजेस लाए गए। फिर द ड्राफ्ट आपका कंप्लीट हुआ इन 1850। कब कंप्लीट हुआ? 1850 में कंप्लीट हुआ। फिर आपका कहां प्रेजेंट हुआ? लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रेजेंट हुआ इन 1856, बट इट डिड नॉट टेक इट, आज भी ये इफेक्ट में नहीं आया। तो देख रहे हैं बच्चों कितनी इसमें ज्यादा प्रोसीजर बाद के बाद इसको लाया गया, बट इसको एसेंट मतलब परमिशन नहीं मिली, इसकी जो नीति है वो नहीं मिली। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको पता होगा 1857 की क्रांति, आप लोग इससे वाकिफ होंगे। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जब 1857 की क्रांति, उसके बाद फिर एक ड्राफ्ट अंडरवेंट किया। अंडरवेंट बेसिकली बच्चों होता है दोबारा बनाया गया, दोबारा बनाना। अ वेरी केयरफुल रिवीजन, केयरफुल बेसिकली होता है ध्यान से। अब देखो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, ये आपका एग्जाम में डायरेक्ट बन जाता है, बेम्स पिकॉक। बेम्स पिकॉक ये बेसिकली फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द कलकत्ता हाई कोर्ट। कौन? तो ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। एक नाम तो यह है, यहाँ पे क्यों है यहाँ पे नाम? बेसिकली इन्होंने ही एसेंट दी थी आईपीसी को मेक होने में, आईपीसी पारित करने में इन्हीं की ही एसेंट थी, इसलिए इनका नाम। और ये पहले चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट भी थे। तो यहां से भी आपका 2 क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया। क्या पूछता है कि एसेंट किसने दी? तो बार्नेस पिकॉक ने दी। एंड कलकत्ता हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, फर्स्ट चीफ जस्टिस थे किसके? कलकत्ता हाई कोर्ट के। तो यहां से आपके जितने भी मैं क्वेश्चंस बताता जा रहा हूं कि ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये बच्चों आप नोट कर लीजिए, ये आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। अब देखते हैं, हम आते हैं यहां पे 1860 में, यहां तक 1857 की क्रांति हुई, खत्म हुई। अब उसके बाद आता है 1860। 1860 में बच्चों क्या हुआ? जो आईपीसी था लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसको पास कर दिया। क्या कर दिया? आईपीसी को लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसको पास कर दिया। बेटे बच्चों लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है? कार्यपालिका। बेसिकली ये तो आपको पता ही होगा, इट्स अ वेरी बेसिक नॉलेज। मैं जो बेसिक है वो आपको नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आशा करता हूं यह चीज आपको पता ही होगी। लेजिस्लेटिव असेंबली आफ्टर दैट इट गॉट द एसेंट, यहां पे एसेंट आएगा, ये एसेंट है। एसेंट मतलब परमिशन। 1860 में एसेंट दे दी, परमिशन दे दी फ्रॉम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। किसने दे दी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसने? लॉर्ड कैनिंग ने, जो कि हमारे कौन थे? ये फर्स्ट वाइसरॉय थे। आपको पता होगा ये हमारे फर्स्ट वाइसरॉय थे। कौन? गवर्नर लॉर्ड कैनिंग, ये हमारे फर्स्ट वाइसरॉय थे। ठीक है। और अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आई थिंक आपको पता भी होगा नहीं, जो ये फर्स्ट वाइसरॉय को आया लॉर्ड कैनिंग, ये किस में आया? जैसे कि मैंने आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1774 बताया, चार्टर एक्ट 1833 बताया, जिसमें आपका जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उसे हटा के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि दे दी गई थी। बट जो आपका ये आया फर्स्ट वाइसरॉय, ये किस ईयर में आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका आया है 1858 में, 1858 में। ठीक है बच्चों, तो आप ये डेट याद रखेंगे कि फर्स्ट वाइसरॉय को, क्योंकि वहां पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हटा के फर्स्ट वाइसरॉय कर दिया गया था। हाँ, अब जितनी भी डेट है वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मैं रेस कर दे रहा हूं। अब यहां से आप नोट कर लीजिए, हाईलाइट लगा लीजिए, यहां से क्वेश्चंस आपका बनना ही बनना है। पहली इनैक्टमेंट डेट, इनैक्टमेंट कब आपका ये कंप्लीट हुआ, कब आया? तो ये डेट आपको याद रखनी है 6 अक्टूबर 1860। शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि इनैक्टमेंट डेट ऑफ आईपीसी आपके 5 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, कुछ भी डेट दी होगी, 4 ऑप्शन आपको मार्क करना है।
6 अक्टूबर 1860 इनैक्टमेंट डेट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन्फोर्समेंट डेट, कब आईपीसी आपका लागू हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये समझ ले, रिपीटेशन वाला क्वेश्चन से काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज द इन्फोर्समेंट डेट ऑफ आईपीसी। भारत में आईपीसी कब लागू हुआ, इन्फोर्समेंट डेट मतलब उस वक्त जो ब्रिटिशर्स थे हमारे, उन्होंने कब इसको इन्फोर्स करा। उस वक्त तो भारत नहीं था, गुलाम था, बट कब इन्फोर्स करा, तो 1 जनवरी 1862, 1 जनवरी 1862 में इसको इन्फोर्समेंट डेट आई। और इसका सिटीटेशन मतलब बच्चों कि उस वक्त जैसे हमारे लॉ आते हैं, आपको पता होना चाहिए या नहीं पता होगा, मैं बता दे रहा हूं कि जैसे एक साल में कितने लॉ बनते हैं, कितने अमेंडमेंट होते, सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा जितने लॉ बनते हैं उसे एक्ट नाम से जानते हैं। जैसे अब यहाँ पे एक्ट नंबर 45, तो उस वर्ष में ये एक्ट नंबर 45 था। अगर जो एग्जामिनर है उनको क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट करना होगा या अपर लेवल, आप अपनी अंक कैसे, एक नंबर कैसे इंक्रीज करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ के आप अपने मार्क्स को इंक्रीज करेंगे। ज्यादातर बच्चे ये पढ़ लेंगे 1862 में इन्फोर्स, बट नहीं, हमें एक्ट नंबर भी ध्यान रखना है कि जो आईपीसी था उस वक्त कौन से एक्ट नंबर, तो हमारा था एक्ट नंबर 45, एक्ट नंबर 45 उस वर्ष में ये आया था। 1860 था एक्ट नंबर, आई थिंक समझ करोगे आपकी, हर वर्ष में जैसे कानून, जनवरी में कितने कानून, फरवरी में ऐसे, तो हर एक्ट से डिवाइड होता है कि एक्ट 1, एक्ट नंबर 2, एक्ट नंबर 3, तो एक्ट नंबर 45 में ये आपका आता है। अब ये क्या बताता है इसमें, क्या तो टेरिटोरियल एक्सटेंट बताता है। टेरिटोरियल मतलब जो सीमा रेखा होती है इन इंडिया, हाउएवर, ठीक है, ऑटोमेटिकली इन द प्रिंसली बेसिकली क्या होते हैं, जो हमारे राजा महाराजा थे, आपको पता होगा राजा महाराजा प्रिंसली स्टेट थे हमारे, जो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने बहुत अपना योगदान दिया था। जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो भारत में नहीं आ रहे थे, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा वो भारत में आने के लिए कितना योगदान था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो ये आपका होता है प्रिंसली स्टेट्स, राइट। तो इनके अपने अलग के कोर्ट्स थे एंड इनका अपना अलग का लीगल सिस्टम था। कब तक था ये आपका, अंटिल द 1940, और इसमें इंडियन पिनल कोड अप्लाई नहीं होती थी। क्लियर बच्चों, जब हमारा बना तो जो प्रिंसली स्टेट थे इनका अपना अलग होता, और 1940 तक जो प्रिंसली स्टेट्स थे इन पे आईपीसी अप्लाई नहीं होती थी, इनका अपना एक खुद का लॉ था। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है। अंटिल द 19 इंडियन पिनल कोड अप्लाई नहीं। हम आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन। बच्चों इन सब के जो मैंने कहा आप नोट्स बना लीजिए, जो हाईलाइट कीजिए, जो क्वेश्चन हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। और देखिए ये आपका लॉ है, लॉ में जैसे सेक्शंस हो गया, मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, या ये हो गया, इसमें आपको डेट आप रिवीजन जब तक नहीं करेंगे आप भूल जाएंगे, वहां पे जाके 4 अक्टूबर 5, 6 आप कुछ गलत करके आएंगे, नहीं। तो इसको आप एक बार लिख लीजिए और बार बार मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, सुबह, प्रातः आप रिवीजन करिए। जितना आप रिवीजन करेंगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। और हाँ, एक बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट में आना ही आना है इस क्वेश्चंस को, क्या कि जो आईपीसी है आपका पहले जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होता था। पहले जो आईपीसी है आपका वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होता था। कब तक? 31 अक्टूबर 2019 तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूं कि 31 अक्टूबर 2019 के पहले जो आईपीसी है वो जम्मू कश्मीर में अप्लाई नहीं होती थी। आफ्टर 31 अक्टूबर 2019 के बाद जो आईपीसी है, भारतीय दंड संहिता है, ये आपका जम्मू कश्मीर भी लागू हो गई। हाँ, क्वेश्चन सब कैसे बनता है? क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जब 31 अक्टूबर 2019 से पहले आपका भारतीय दंड संहिता जम्मू कश्मीर में नहीं थी तो कौन सी थी? तो वहां पे इनका चलता था रणबीर पिनल कोड। क्या चलता था बच्चों? रणबीर पिनल कोड। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कि आईपीसी से पहले जम्मू कश्मीर में रणबीर पिनल कोड चलती थी। 31 अक्टूबर 2019 के अमेंडमेंट के बाद आईपीसी वहां पे लागू हो गई। द कोड केम इनटू फोर्स। यहां पे केम इनटू फोर्स बच्चों मतलब होता है लागू होना। इसका मतलब होता है केम इनटू फोर्स मतलब क्या होता है बच्चों? लागू होना।
ठीक है बच्चों, तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। रीऑर्गेनाइज एक्ट, अगर एक्ट पूछे तो ये आपका रीऑर्गेनाइज एक्ट था 2019। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट, द इंडियन, इसके आपको टोटल 511 सेक्शन है। कितने सेक्शन है इसमें जाता है, यही इंपॉर्टेंट है कि कितने सेक्शन है इसमें, 511 चैप्टर सेक्शन है, और चैप्टर कितने हैं, 23 चैप्टर्स। अब इसमें आपकी दो बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आईपीसी में सेक्शंस कितने हैं और चैप्टर्स कितने हैं। तो आईपीसी में आपके टोटल 23 चैप्टर्स हैं और टोटल आपके 511 कुल आपके धाराएं हैं। सेक्शंस को हिंदी में बोलते हैं धाराएं। ठीक है बच्चों, ठीक है। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ था आईपीसी, अगर हम डिटेल में पढ़ रहे हैं तो इसका देखें कि आईपीसी जो भारतीय दंड संहिता है वर्तमान में, इसका लास्ट अमेंडमेंट कब हुआ था, लास्ट संशोधन, अमेंडमेंट संशोधन, अमेंडमेंट कब होता है बच्चों, संशोधन। संशोधन तो आपको पता ही होगा, बदलाव किसी भी कानून में, संशोधन तो आपको पता ही होगा। जैसे बच्चों पहले तो वोट डालने की जो एज थी 21 थी, फिर उसको 1969 में उसको 18 कर दिया गया, तो क्या एक संशोधन हो गया। तो कानून में परिवर्तन करने को संशोधन कहते हैं। तो लास्ट जो संशोधन हुआ आईपीसी का वो हुआ आपका क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्ट 2018 2018। बच्चों बिल्कुल ध्यान रखना है आपको इस चीज को कि क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018 में आपका अमेंडमेंट हुआ, लास्ट अमेंडमेंट क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2018। अब इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे, 2018 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट सेम रहेगा, 2016, 17, 18, 19 ऐसे करके 4 ऑप्शन आपके पास आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि 2018 में इसका लास्ट अमेंडमेंट जो है वो हुआ था। आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। अब देखिए इसका जो ट्रायल ऑफेंस चलता है, जो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं शुरुआत में कि ट्रायल ऑफेंस चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें आपका मर्डर का मैंने बताया कि मर्डर कोई करता है तो आपको इसमें आपको बताया गया कि मर्डर 302 में है पनिशमेंट। एक बात ध्यान रखिएगा, जहां तक बोलते हैं आजकल आप थाने वगैरह में बोलते होंगे कि 302 का क्राइम है, पर बच्चों वो 302 आपकी पनिशमेंट मर्डर है। आपको पता होना चाहिए, आप भारत के नागरिक हैं, पनिशमेंट डिफाइंड है, जो मर्डर है वो 300 में डिफाइंड है। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो मर्डर है आपका वो 300 में डिफाइन है। ठीक, अब देखिए इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड, लेट इन्वेस्टिगेट मतलब जांच पड़ताल। क्या होता है, जांच पड़ताल, किसके, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूं। अब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते, इसलिए मैंने यहां पे आपको इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं, बस ये समझिए कि ये आपका आईपीसी सब्सटैंटिव है, जिसमें आपको सिर्फ डिफाइन करते हैं जितनी भी पनिशमेंट होती है, लाइक मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, मतलब चोरी हो गई, डकैती हो गई, या अन्य भी कोई भी जो क्राइम होते हैं, जुर्म होते हैं, ये आपके सिर्फ डिफाइन करता है आईपीसी। बट आपका जो प्रोसीजर है वो आपका सीआरपीसी में है, सीआरपीसी 1973 1973, ये भी एक ध्यान रखिएगा। और इसमें टोटल कितने सेक्शन है, 403, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहां से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। ये तो बच्चों था हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आईपीसी, मतलब जो इतिहास था हमारा भारतीय दंड संहिता के। इसके करीब मैंने आपको 7 से 8 क्वेश्चन जो डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं शॉर्ट बताए, इसको आप एकदम से नोट बना लीजिएगा और मॉर्निंग आफ्टरनून में अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब यहां से हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ आईपीसी, क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट सेक्शन, जस्ट वेट। देखिए पहले आता है टाइटल सेक्शन 1, ये जितने भी हैं 1 2 4 बच्चों ये सेक्शन है, ये आई थिंक एक सेकेंड, ये जो है आपके ये आपके सेक्शन है, सेक्शन, और हिंदी में बोलते हैं धाराएं। इंग्लिश में सेक्शन और हिंदी में धाराएं बोलते हैं। तो आपके ये सारे सेक्शंस हैं, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन। अब देखिए ये आपका सेक्शन 1 क्या बताता है, इसमें से टाइट क्वेश्चन आता है सेक्शन 1 2 ये बताता है कि जो ये आईपीसी है ये कहां लागू होगी, कहां पे होगी। तो सिंपल, टाइटल एंड एक्सटेंशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। इसका तात्पर्य यह है, इसका मतलब यह है कि
कि जो भारतीय दंड संहिता है ये आपका भारत में लागू होगी, बस भारत में लागू होगी। जहां पे भारत में लागू हो जाए वो धारा 1 सेक्शन 1 आपको ये बिल्कुल रखना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ही कवर, तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके आप चाहे तो नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन आपका आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 आता है आपका पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया। अब ये क्या है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आप अमेरिका के हैं, आप कनाडा के हैं, आप कहीं के भी हैं, अगर आप इंडियन टेरिटरी, भारतीय तट रेखा, भारतीय रेखा, भारतीय जमीन पे हैं, आप शिप पे हैं, कहीं पे भी हैं, कोई सा भी क्राइम करते हैं तो आप पे आईपीसी फॉलो होगा। सेक्शन 2 हमारा धारा 2 बताता है कि आप भारत के किसी भी जगह पे हैं, आप कार पे हैं, आप शिप में हैं, इंडिया के एरोप्लेन कहीं पे भी हैं, अगर आप भारत की भूमि पे हैं तो आपके ऊपर आईपीसी भारतीय दंड संहिता लागू होगी। ये कौन सा सेक्शन बताता है, कौन सी धारा बताती है, ये हमारी धारा 2 बताती है, धारा 2 बताती है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अगली धारा सेक्शन 4। अब ये क्या बताता है बच्चों, एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसिव। सेक्शन 4 क्या बताते हैं, एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट। अब इस ये जो धारा 2 थी इससे रिपीटेड क्वेश्चन प्रीवियस 2 इयर्स में ये सेक्शंस पूछा गया है कि बताइए जो पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस है ये किस धारा में, तो आपकी धारा 2 में डिफाइंड है। किस में डिफाइंड है, धारा 2 में डिफाइंड है। अब एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ये क्या है बच्चों, एक्स्ट्रा मतलब जैसे आपकी तट रेखा है, ठीक बच्चों, अगर जैसे इंडिया आपकी भारत की जो तट है कितने दूर है, मतलब आपने जैसे भारत पाकिस्तान, भारत चाइना या भारत बांग्लादेश जैसे ही अपने तट रेखा के पास जाते हैं तो उसमें बताया गया कि क्या क्या प्रोसेस लगता है। जैसे अब आपको बता दूं मैं, जो हमारा समुद्र होता है, समुद्र में बच्चों किलोमीटर नहीं चलता, नॉटिकल माइल्स चलती है। क्या चलती है बच्चों, नॉटिकल माइल्स चलती है, उसके द्वारा समीप देखी जाती है, ये चीज है। अब धारा 10 में डायरेक्ट क्वेश्चन इसका डिटेल में नहीं पूछते, डायरेक्ट पूछते कि मैन और वुमेन किस सेक्शन में किस धारा में डिफाइंड है, तो धारा 2 में आपका मैन और वुमेन, आदमी और औरत डिफाइंड है कि आदमी कौन होगा और वुमेन। अगर कोई क्राइम आदमी करता है या वुमेन करता है तो हमें पता कैसे लगेगा कि वो आदमी है या औरत है। किसी आदमी में, अब जैसे देखिए बच्चों, अब कोई पशु क्राइम करता है या कोई पक्षी क्राइम करता है उसके लिए अलग प्रोसेस है, बट अगर कोई हमें यही नहीं पता कि वो आदमी है या औरत है, तो जो हमारे जो लॉ है, कानून जो बनाया है बहुत सोच समझ के, बहुत ही इसमें अध्ययन करके फिर बनाया गया है इसको, तो हर एक चीज आपको कानून में मिलेगी। तो धारा 10 में आपका आदमी और औरत डिफाइन, परिभाषित किया गया है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शंस में, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यही आगे बनने जा रहे हैं, आगे इस एग्जाम को क्लियर करेंगे आप लोग तो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट ही बनेंगे। तो आपको इसका सेक्शन तो पता ही होना चाहिए कि आप सेक्शन 44 में आते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप कौन है, भाई आप सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट हैं, तो सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट बेसिकली आपका धारा 14 में आता है, सेक्शन 14 में। शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी आपके सेक्शन है डायरेक्टली सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम से उठा के लिए गए हैं, तो अब इसको देखिएगा बच्चों, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स, अपने जितने भी फ्रेंड्स ब्रदर, इन सब से शेयर करिए इस वीडियो को। जितना शेयर करेंगे उतना ये नॉलेज उनको पहुंच पाएगी, जितना, और हाँ, जितना बच्चों इस पे शेयर करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा पढ़ाने का, क्योंकि शेयर करते हैं मुझे इसमें कुछ मिलना नहीं, सिर्फ और सिर्फ मोटिवेशन। तो मेरी मोटिवेशन के लिए आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं धारा 17 में। धारा 17 क्या बताती है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बेसिकली क्या है बच्चों, सरकार। ये आपको पता होगा, गवर्नमेंट क्या है बच्चों, सरकार, ठीक है। बस इसमें डिटेल में नहीं जानना कोई, बस ये जानना है कि 14 आपका सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, 17 गवर्नमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। धारा 20, धारा 20 क्या है आपका, कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस, मैंने अभी आपको जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आईपीसी बताया था तो मैं आपको बताया था फर्स्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस कौन थे, फर्स्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस कौन थे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फर्स्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस कौन थे, फर्स्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस कौन थे। आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आईपीसी में बताया गया, आप कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा। धारा 21 पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट में क्या है बच्चों, देखिए
कि पब्लिक सर्वेंट, जैसे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सारे हो गए, जो प्रशासनिक कार्य हो गए, वो आपके पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक बेसिकली बच्चे हो गई सरकारी। ठीक है बच्चों। रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल गेन डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें कि बताइए रॉन्गफुल गेन किस में डिफाइंड है। सेक्शन 23 धारा 23 में डिफाइंड है। सेक्शन 23 में आपका रॉन्गफुल गेन डिफाइंड है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि रॉन्गफुल गेन किस में डिफाइंड है। रॉन्गफुल गेन आपका इसमें डिफाइंड। रॉन्गफुल गेन क्या होता है, जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं तो आपको एक जगह से रोक लिया जाता है, दैट इज कॉल्ड रॉन्गफुल गेन। और हाँ, एक चीज आप और पढ़ेंगे इसमें, अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊंगा, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, इसका प्रोसीजर हम आगे देखेंगे, इससे क्या वो मैच होता है और उसमें क्या डिफरेंस है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आगे देखते हैं धारा 27 सेक्शन 27। सेक्शन 27 क्या बताता है, प्रॉपर्टी किसके पोजेशन में रहेगी, वाइफ के पोजेशन में रहेगी, क्लर्क के और सर्वेंट। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, ज्यादा नहीं डिटेल में नहीं जाऊंगा, डिटेल में पूछता नहीं, बट आपको समझाने के लिए थोड़ा बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी कोई कंपनी है, आप किसी कंपनी के मालिक हैं, आपका कोई सर्वेंट है, आपका कोई क्लर्क है, अगर वो क्लर्क किसी का रेप कर देता है या लाइक किसी का मर्डर कर देता है, तो जो मर्डर करेगा या रेप, इन सब की जो पनिशमेंट होगी वो आपके अंडर में आएगी। क्यों, क्योंकि आप उसके मालिक हैं। ये दिस इज अ प्रोसीजर। प्रॉपर्टी ये डिफाइन होगा कि वो प्रॉपर्टी, मतलब आप उसके लिए लाइबल नहीं होंगे कि आपने मर्डर करा या आपने रेप करा तो आपको उसकी पनिशमेंट, बट हाँ पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आपकी आएगी। आपने ऐसे क्लर्क, मतलब आप उसके जिम्मेदार होंगे। जो पुलिस सवाल करेगी आपसे, वो आपसे करेगी ऐसा क्यों हुआ, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। और वाइफ का मतलब क्या है, जैसे आपकी, जैसे आपने प्रॉपर्टी ले रखी है या आपने वाइफ के नाम पे कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, उस पे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, कुछ क्रिएट हो जाती है, तो उसकी जो पूरा प्रोसेस जाएगा, मतलब कि उससे कोई गलत काम वगैरह, तो आप इसके जिम्मेदार नहीं होंगे, वाइफ। मतलब ये समझिए जिसके नाम पे प्रॉपर्टी होगी वो इसमें लायबल होता है। 28 बच्चों क्लियर बताता है काउंटरफिट। काउंटरफिट जो कॉइन्स होते थे पुराने जमाने में, जो कॉइन्स की मतलब जो सिक्के होते हैं, जो उसके आपका करते थे, जैसे कि कोई सिक्का हो गया, 5 रुपए का सिक्का है, 10 रुपए का सिक्का, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ गलत कर रहे हैं, नकली बना रहे हैं, तो कॉइन्स से रिलेटेड जितने भी कुछ करते हैं, गलत काम करते हैं, वो आपका काउंटरफिट में आता है। धारा 28, धारा 29 आता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट बच्चों मैं बता चुका हूं आपको क्या होता है। डॉक्यूमेंट आपका होता है दस्तावेज। कैसे डॉक्यूमेंट आपको प्रस्तुत करना है, जैसे अब हम कोई केस फाइल करते हैं या आप कहीं कोर्ट में जाते हैं, तो दस्तावेज डॉक्यूमेंट है कोई, तो डॉक्यूमेंट डिफाइन कहां है, तो आपका धारा 29 में डॉक्यूमेंट डिफाइन है। सेक्शन 29 आपका धारा 29 में डिफाइन है। आपका वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 29 है 29 से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से आप क्या समझते हैं, जैसे अब कोई भी ऑफेंस हो रहा है तो आजकल क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। अब उस रिकॉर्डिंग को जैसे कोर्ट के सामने कैसे प्रस्तुत करना है, पहले रिकॉर्डिंग हमारा कोर्ट में मान्य नहीं था, जो कोर्ट थी उस रिकॉर्डिंग को मानती नहीं थी, बट अब ऐसा आ गया है, बट उसका कुछ सर्कमस्टांसेस है, कुछ अलग एक्सेप्शन है। बट अगर आप कुछ, आपको जैसे क्राइम हो गया, आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हो, फिर आपका वो एक एविडेंस के रूप में आता है। तो अगर आपसे कोई पूछे पुलिस वाला कि हम रिकॉर्ड को नहीं मानते, तो आप सिंपल सा ये कहेंगे कि सर भारतीय दंड संहिता 29A ये कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में ये चीज आती है। आप अपने जो अधिकार हैं, जो आपके अपने राइट्स हैं, इसको आप जान सकते हैं, इसलिए तो आईपीसी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब बच्चों लास्ट सेक्शन है इस पेज का, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी एक बेसिकली जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं उसमें, बाकी इसमें डीप में कुछ नहीं, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि धारा 30 में क्या है, तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अगली स्लाइड पे चलते हैं बच्चों। अब यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। धारा 34, धारा 34 पूछते डायरेक्ट ही है क्वेश्चन, बट फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि है क्या। एक्ट जानना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। एक्ट डन बाय कॉमन इंटेंशन से, कोई भी क्राइम जो कॉमन इंटेंशन से होता है वो आपका धारा 34। कॉमन इंटेंशन क्या बच्चों, कॉमन इंटेंशन बेसिकली आपका होता है कि मिलके षड्यंत्र, जैसे आप 4 से 5 दोस्त हो, आप एक बैंक को लूटने जा रहे हो, तो आपका बेसिकली क्या हो गया, कॉमन इंटेंशन हो रहा है कि बैंक को लूटना है। ठीक है, तो ये आपका होता है 24, जो होता है जिसे कहते हैं प्रायर प्लान, पहले से प्लानिंग की गई हो, पहले से प्लानिंग की गई हो।
इसमें मैं आपको एक एक्सेप्शन बता देता हूं, आपका आता नहीं है फिर भी आपको मैं बता दे रहा हूं कि इसमें एक्सेप्शन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आप 4-5 दोस्त हैं, आपका ये डिसाइड हुआ कि आप जाके बैंक को लूटेंगे, बट बैंक लूटते समय वहां पे कोई एक लेडी हो गई और आपका एक दोस्त जाके उसको रेप कर देता है, तो क्या कॉमन इंटेंशन क्या थी? बैंक लूटने की। तो एक ने बैंक लूटा और एक ने रेप करा और 4 ने बैंक लूटा, तो जो रेप की जो पनिशमेंट होगी वो सिर्फ उस पर्सन को मिलेगी जिसने रेप करा होगा, बाकी 3 को बैंक लूटने की पनिशमेंट। अब आप कहेंगे सर ये तो कॉमन इंटेंशन नहीं बच्चों, जो कॉमन इंटेंशन है, प्रायर इंटेंशन है, उनकी क्या थी? बैंक को लूटना। पर जो एक पर्सन ने क्या करा, एक पर्सन ने उसको क्या करा? बैंक को रेप करा। तो मतलब बेसिकली क्या है कि आपकी प्रायर इंटेंशन जो है वो, पर एक्सेप्शन है, वही मैंने कहा ना बच्चों, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, अब हम करते हैं। तो कॉमन इंटेंशन में सिंपल सा ये है, आसान भाषा में, कि आप मिलजुल के जो क्राइम करने जाते हैं ये आपको कॉमन इंटेंशन में आना चाहिए। सेक्शन 34 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा इसे। धारा 35 सेक्शन 35 क्या कहता है? जब कोई भी क्रिमिनल बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग, कोई भी इसमें रीजन आ जाता है, इससे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी ठीक है कि क्रिमिनल रीजंस बाय कोई भी रीजन आता है, बट ये ध्यान रखिए, बट ये 34 याद रखिएगा कि कॉमन इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन बच्चों क्या होता है? मिलजुल कर क्राइम करना, कि आपस में सहमति ये होगी। फिर आपका 39 हो गया वॉलेंट्री, वॉलेंट्री हो गया बच्चों अपनी मर्जी से, आसान भाषा में बिल्कुल हो गया, वॉलेंट्री मतलब हो गया अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से। ठीक है बच्चों, वॉलेंटरली मतलब क्या हो गया? अपनी मर्जी से। अगर आप कोई भी क्राइम अपनी मर्जी से करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्रंक किसी बार में जा रहे हैं, आप ड्रंक अपनी मर्जी से करते हैं, फिर आप कुछ गलत कार्य करते हैं, तो आपने अपनी मर्जी से कोई क्राइम करा ना, तो आप उसमें किसी और दूसरे को लायबल नहीं दे सकते, तो ये आपका वॉलेंटरली। वॉलेंटरी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है अपनी मर्जी से। और किसी और ने आपको ड्रिंक पिलाई, देन आप उसके लिए लायबल कर सकते हो कि इसने हमें जबरदस्ती ड्रिंक पिला दी। ठीक है बच्चों, वॉलेंटरी। अब सेक्शन 40 धारा 40 क्या बताती है? ऑफेंस। ऑफेंस मतलब सिंपल सा कोई जुर्म, हम पढ़ रहे हैं इंडियन पिनल कोड, कोई भी जुर्म, भाई डकैती जुर्म, चोरी का, रेप का, किसी का, तो वो डिफाइन कहां है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएसआई में कि बताइए ऑफेंस किस सेक्शन में डिफाइंड है। तो ऑफेंस आपको सेक्शन 39, सेक्शन 40, 41, 42 ऐसे करके 4 ऑप्शन आते हैं, तो आपको बच्चों टिक लगाना है सेक्शन 40 ऑफेंस। ठीक है बच्चों, अब सेक्शन 41 स्पेशल लॉ। स्पेशल लॉ बेसिकली सिर्फ वर्ड है, आप ये मत समझिए स्पेशल लॉ क्या है, नहीं, सिर्फ एक ही वर्ड है कि कुछ स्पेशल। अब जैसे हमारे, मैंने आपको बताया कि आईपीसी में कुल आपके 511 सेक्शन है, 511 सेक्शन है आपके, क्या है बच्चों? 511 आपके सेक्शन है। सेक्शन को बच्चों बोलते हैं धाराएं, क्या बोलते हैं? धाराएं बोलते हैं। ठीक है बच्चों, धाराएं हैं कितनी? 511। इसमें कुछ स्पेशल लॉ भी हैं, जैसे हमारे मर्डर के कुछ स्पेशल लॉ है, कल्पेबल, डिफरेंट डिफरेंट, तो वही बताता है कि स्पेशल लॉ आपका सेक्शन 41 में आता है। इंजरी, इंजरी बच्चों क्या होती है? किसी भी चीज की इंजरी हो गई, जाए लाइक आप जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया, किसी भी चीज की इंजरी हो सकती है, तो इंजरी आपकी डिफाइंड है 44 में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जितने भी धारा बेस्ड क्वेश्चन है वो आपका डायरेक्ट बेस्ड है। जैसे धारा 45, सेक्शन 45 क्या है बच्चों? लाइफ। लाइफ मतलब हमारी जिंदगी। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 46 डेथ। अब इसमें से आप मुझसे बोलो कि सर तो बच्चों इसे बार बार आपको करना है, कॉमन इंटेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वॉलेंटरली अपनी मर्जी से, और ऑफेंस, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन है रिपीटेड। अब आप कहोगे सर ये सेक्शन इतने लर्न कैसे होंगे, याद कैसे होंगे, हम लॉ के छात्र तो है नहीं। तो बच्चों देखिए, इसको आपको ऐसे लर्न करना है, आप ऐसा करिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। आप मॉर्निंग में सिर्फ 5 मिनट, ज्यादा नहीं, 5 मिनट देख लिया, दोपहर में 5 मिनट देख लिया, और शाम को सोने से पहले 5 मिनट। ये प्रक्रिया आप सिर्फ 7 दिन करिए, ये प्रक्रिया आप सिर्फ 7 दिन करिए, आपको जितने भी सेक्शन है, आपको डेफिनेटली 1 वीक बाद सारे सेक्शन आपको मुंह जबानी याद हो जाएंगे। इसे कहते हैं ना कि एकदम आसानी से याद हो जाएंगे, वो चीज। तो ये प्रक्रिया होती है हमारी, आप इसको रिवीजन जिसे कहते हैं, ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट, बट एक बार रिकॉल कर लिया। बाकी अगर आप इसे
आज पढ़ेंगे, फिर 2 दिन बाद पढ़ेंगे, फिर 2 दिन बाद पढ़ेंगे, फिर गैप दे देंगे। तो बच्चों ये लॉ है, ये याद नहीं रहता। आप एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आप सोचेंगे कि ऑफेंस किस में है, 41 में है, 42 में है, 43 में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे। तो इसलिए आप रिविजन का तरीका यही है कि आप मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट में ये अपना, ये सिर्फ 7 डेज ये चीज। 45 में आपकी लाइफ आती है, जिंदगी, और 46 में आपका आता है डेथ। पूछ लेते हैं डेथ, पूछते हैं मृत्यु किस धारा में है, मृत्यु धारा किस में है, तो आपका है ये धारा 46, सेक्शन 46 में आपकी धारा डिफाइन की गई है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस, अब देखिए, अब डायरेक्ट जैसे हम बोल रहे हैं धारा, धारा बोल रहे हैं सेक्शन, अब ये धारा किस में आती है? देखिए आईपीसी यही तो अपने आप में एक स्पेशल है, धारा का भी डिफाइन किया गया। अब जैसे कोई कोर्ट, जैसे कोई केस चला, कुछ धारा क्या है, तो बच्चों अगर आप धारा सेक्शन 50 देखेंगे तो सेक्शन 50 में आपके सेक्शन ही डिफाइन किया गया है, धारा ही डिफाइन की गई है कि धारा होती क्या है, धारा क्या होती है। तो आपका कहां डिफाइन किया गया है? ये आपका डिफाइन किया गया है सेक्शन 50 में आपकी धारा डिफाइन की गई है। ठीक है बच्चों, अब धारा 51 में आते हैं, सेक्शन 51 ओथ। मैं बच्चों धारा सेक्शन इसलिए बोल रहा हूं, कुछ इंग्लिश मीडियम के छात्र होंगे, कुछ हिंदी मीडियम के छात्र होंगे, तो दोनों के लिए आसानी हो जाए। बाकी जो इंग्लिश में है ये लिखा हुआ है, मैं इसकी सारी हिंदी आपको बोल के स्पष्ट कर रहा हूं। ठीक है बच्चों, बाकी आप अपना कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा कि कैसे क्या करना है इसका हिंदी में, या कैसे क्या करना है, आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सेक्शन 52 बच्चों आता हमारा गुड फेथ। ओथ बच्चों क्या है? ओथ बच्चों हो गई शपथ, ओथ हो गई शपथ। जैसे कोई चीफ मिनिस्टर बनता है, कोई भी एमएलए बनता है, या कोई भी मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, तो ओथ लेता है, कहते नहीं उसकी शपथ समारोह है। तो शपथ आपका धारा 51 में डिफाइन किया गया है, 51 में डिफाइन किया गया। शपथ होती क्या है? सेक्शन 51 ओथ कहां डिफाइन किया गया है। सेक्शन 52 आपका बच्चों होता है गुड फेथ। गुड फेथ बेसिकली क्या होता है, जैसे कि कोई क्रिमिनल देखते हैं, इंटेंशन क्या है आपकी, इंटेंशन बच्चों होता है कि आपका मौजूद क्या, मतलब आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में क्या व्यवस्था चल रही थी आपने काम क्राइम करा। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप गलती से एक्सीडेंट हो गया, तो आपके दिमाग देखा जाए कि आपके दिमाग के अंदर एक्सीडेंट करने की संख्या थी। अब बोलोगे सर ये पता कैसे चलेगा, दिमाग के अंदर कोई थोड़ी जाएगा। तो बच्चों पता ऐसे चलेगा, जैसे कि अब 10,000 रुपए है, अगर आप उसे हटा के कहीं रख देते हो, जैसे आपने एक्सीडेंट करा, तो अब आप भाग जाते हो, या वहीं कुछ अपने एविडेंस, अपने सबूतों को मिटा देते हो, तो आपकी आशंका पता लगा लेते हैं कि आपने ये क्राइम करा है कि नहीं करा है। ठीक है बच्चों, हम आगे देखते हैं पनिशमेंट। धारा 53 में क्या डिफाइंड है? पनिशमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन है, पनिशमेंट कहां पे है? 53 में है। इसके 4 पनिशमेंट है, पर वो नहीं आते, डायरेक्ट पूछते हैं पनिशमेंट। बट इसका प्रोसेस क्या है कि आपके पहले पनिशमेंट कैसे होगी, लाइफ कुछ इतना आपको कुछ देखना, आपको जस्ट ये देखना है कि पनिशमेंट आपकी कहां डिफाइंड है। तो डिफाइंड 53 में डिफाइंड है। अमाउंट ऑफ फाइन 60 बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि मान लो 4 साल की सजा और इतने का जुर्माना, तो जुर्माना कहां डिफाइंड है? आईपीसी में जुर्माना आपका सेक्शन 63 धारा 63 में जुर्माना बताया गया है। ठीक है बच्चों, और हाँ एक बात और इंपॉर्टेंट बता दूं कि जुर्माना भारतीय दंड संहिता कोई डिसाइड नहीं है। जैसे कि किसी व्यक्ति को तो 1 रुपए का जुर्माना लग सकता है, 10,000 का लग सकता है, 20,000 का लग सकता है, 1 लाख का भी जुर्माना लग सकता है। वो देखा जाता है कि आपने जो क्राइम किया है वो किस नेचर का किया है, कितना अमाउंट ऑफ क्राइम किया है। ठीक है बच्चों, तो आता है आपका अमाउंट, बस ये लिखा हुआ है नॉट एक्सेसिव। जो कोर्ट लगाएगा नॉट एक्सेसिव, जितना हो सकेगा उतना कम लगाएगा। ये आपका पॉइंट लिखा गया है इस सेक्शन में, नॉट एक्सेसिव, ज्यादा अमाउंट नहीं, बट कितना भी लगा सकता है, कोई भी लिमिट नहीं है। 5 रुपए, 10 रुपए भी और 5 लाख रुपए भी, वो डिपेंड करेगा आपके ऑफेंस के ऊपर, आपके जुर्म के ऊपर। ठीक है बच्चों, अब आता है धारा 76। अब धारा 76 बच्चों देखो, जो हमने यहां तक पढ़ा ये चैप्टर 2 था। जैसे मैंने आपको बताया था कि 511 सेक्शन और चैप्टर 23, 511 सेक्शन और चैप्टर 23 कितने चैप्टर में डिफाइन किया गया है? चैप्टर 23 में डिफाइन किया गया, 23। तो इसी तरह से यहां तक चैप्टर 2 चल रहा था। अब चैप्टर 3 जो 76 आता है, ये आपका चैप्टर 3 स्टार्ट हो जाता है। चैप्टर 3 बच्चों क्या है? जनरल एक्सेप्शंस। जनरल एक्सेप्शन
रुको बच्चों, इसकी हिंदी भी बता रहा हूं मैं, तो आप ये समझिए सर क्या बता रहे हैं। जनरल एक्सेप्शन बच्चों होता है कि जैसे कुछ एक्सेप्शन, मतलब आपने क्राइम कर दिया तो आप कैसे बच सकते हैं, राइट। जैसे आपने कोई इंसेन पर्सन है, कोई पागल व्यक्ति है, या कोई बच्चा है 6 साल से छोटा या 12 साल से नीचे ऐसे, या कहीं एक्सीडेंट हो गया, ये सारे प्रोसेस, तो ये आपके सेक्शन 76 से 106 तक, सेक्शन 76 से आपका 10 ठीक है बच्चों। तो इसमें आता है एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड, कोई भी जो क्राइम करता है अपने मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मतलब आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कोई भी इंडिया में क्राइम करते हैं अगर आपको उसका पता नहीं है तो आपका वो क्राइम नहीं होगा। जैसे आप फॉर एग्जांपल बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ, देखो इसका मैं आपको बताता हूं एक एग्जांपल, कि आप जैसे आप बेंगलोर से या आप कहीं आउट ऑफ इंडिया से, लाइक आप स्विट्जरलैंड से इंडिया आ रहे हैं, अब आपको यहाँ पता नहीं है कि 10 रुपए बैन है, सपोज एग्जांपल समझिए, या 10 रुपए चलाना बैन है, या यहाँ पे सिगरेट पीना बैंक है, ये बैन है। अगर आप सिगरेट पी लेते हैं तो आपको क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, आपको पता नहीं है, तो उस चीज में आपको इस सेक्शन 76 का आपको सहारा लेना पड़ेगा कि आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट है। हाँ, बट मिस्टेक ऑफ फैक्ट वही चलेगा जहां जितना चलने लायक होगा। ऐसे थोड़ी कि आप वहां पे आके यहाँ आके रेप कर देते हैं और आप बोलते हैं कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं, तो ये गलत है, समझ रहे बच्चों। तो एक्सेसिव अमाउंट में जितना हीनियस क्राइम नहीं करना, ये चीज है। तो 76 में ये आता है, बस इसमें यही एक सेक्शन इंपॉर्टेंट था। फिर आपका 107 में आता है बच्चों, होता है उकसाना, ये अबैटमेंट मतलब होता है उकसाना, ठीक है। जैसे आपने किसी को उकसाया कि भाई उस घर में ये है वो है, उकसा के उस घर में आपने आग लगवा दी, ठीक है, उकसा के, तो ये भी किस धारा 107 में डिफाइंड है। सेक्शन 107 में आपका अबैटमेंट ऑफ थिंग डिफाइंड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। अब ये दो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सेक्शन से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, एकदम डिटेल बनते हैं, तो बच्चों आप इसको नोट करिएगा। क्या सेक्शन 120A 120B, धारा 120A धारा 120B क्या बता रहा है, ये आपकी डेफिनेशन बता रहा है। किस चीज की डेफिनेशन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, किस चीज की बच्चों, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब बोलोगे सर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी क्या है, तो मैं यहां पे आपको लिख देता हूं, एक सेकेंड, ये हम रफ कर लेते हैं। देखिए तो बच्चों क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हमारा हो गया, क्रिमिनल तो पता ही है आपको, जो दंड हो गया, क्राइम हो गया बेसिकली, ठीक है। और कॉन्स्पिरेसी मतलब मैं लिख दे रहा हूं यहां पे षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी मतलब हो गया षड्यंत्र, ठीक है बच्चों। कॉन्स्पिरेसी मतलब हो गया आपका षड्यंत्र। जैसे क्या हो गया कि आपने तीन चार दोस्त मिलकर कोई षड्यंत्र बनाते हो कि इस चीज में ये क्राइम करना है, इस जगह पे ये डकैती करनी है, या कुछ भी लूट मार करनी है, या रेप करना है, या मर्डर करना है, तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मतलब अब ये समझिए जैसे मर्डर हो गया, तो मर्डर के साथ साथ और भी आपने सुना होगा कि धारा 302, धारा 34, धारा 78, धारा, तो कई सारे उसमें सेक्शन जोड़ दिए जाते हैं। तो यही सब है बच्चों, जैसे आपने कोई कॉमन इंटेंशन से करा तो 34 धारा जुड़ेगी, 302 तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, अब आपकी इसमें धारा 120A भी जुड़ जाएगी। तो इन सब धारा के साथ साथ पनिशमेंट, आपने देखा होगा जब जज लोग कोई डिसीजन देते हैं तो धारा को ऐड करने के साथ साथ वो पनिशमेंट बढ़ाते हैं, और उसी हिसाब से आपको फाइन भी बढ़ता है। हाँ, और एक बात और बच्चों, अगर आप फाइन नहीं पे कर पाते हो तो आपकी जो सजा है वो और ऐड कर दी जाती है, ठीक है बच्चों। तो हमारा ये हो गया डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक। अब हमारा आता है धारा 120B पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब इसकी पनिशमेंट क्या है, मतलब कि 120 में खाली बता रखेंगे तो पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहां डिफाइंड है कि 120B में, 120 में क्या है, ए में आपका डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, और 120 में आपका क्या डिफाइंड है कि पनिशमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। तो बच्चे देखते हैं, चलते हैं हम नई स्लाइड में। इन सबको आप नोट करते जाइएगा, जो जो इंपॉर्टेंट मैं लिख रहा हूं, जो एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूं, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पे आपका आता है सेक्शन 141 में क्या डिफाइंड है, अनलॉफुल असेंबली। क्या बच्चों डिफाइंड है, अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली जैसे इसमें आता है कि आप भीड़ लगा लेते हो, इसमें आपके भीड़ लगा लेते हो, जैसे कि
अब गली में जैसे आपने देखा होगा कि इसमें आता है 4 to 5, मतलब 4 से ज्यादा व्यक्ति अनलॉफुल असेंबली के पार्ट होते हैं। ये आपका सेक्शन 141 में डिफाइन किया गया है। ठीक, बस इतना ध्यान रखना है। और राइटिंग अनलॉफ, जैसे अब अनलॉफुल असेंबली हो गई तो ये सिर्फ भीड़ हो गई। अगर अनलॉफुल असेंबली कुछ करते हो, पब्लिक को पीस मतलब होता है शांति, नुकसान होता है, भ्रष्ट होता है, तो इसमें आता है। बट अगर इसमें आप कोई हथियार का यूज करते हो, वीपन्स चलाते हो, तलवार चलाते हो, बंदूक, आपने देखा हो ना बहुत लोग भीड़ में तलवार, बंदूक, इन सब का फायदा उठा लेते हैं, तो आपका राइटिंग में आता है। वो सेक्शन 146 हो गया। सेक्शन 146 आपका क्या हो गया? राइटिंग हो गई। और धारा 159 सेक्शन 159 आपका क्या हो गया? एफ्रे। एफ्रे बेसिकली आपका क्या हो गया बच्चों? दंगा। क्या? दंगा। टू और मोर पर्सन, इसमें 2 और 2 से ज्यादा व्यक्ति आपके किसमें आते हैं? एफ्रे में आते हैं। 2 और 2 से ज्यादा व्यक्ति किसमें? एफ्रे में आते हैं। ठीक है बच्चों, ये याद रखते हैं आपको। और फिर लास्ट में इसकी पनिशमेंट इसमें डिफाइंड। ठीक है बच्चों, पनिशमेंट कितनी है? 2 years की। ठीक है बच्चों, ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है। एक सेकेंड, ये गलत हो गया, इसे सही कर देते हैं। टू ईयर्स की। ठीक है, बट आपसे ये नहीं पूछते, आपसे डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि 141 में क्या डिफाइंड है, 146 में, 159 में एफरे और 160 में पनिशमेंट फॉर कमिटिंग एफरे। तो बच्चों आज की क्लास यहां से समाप्त होती है। आशा करता हूं मेरी क्लास आपको पसंद आई होगी और आपका मेरी क्लास से आपने क्या सीखा, क्या जाना, आपकी बेस्ट विशेष, क्या इसमें सुधार, ये जो भी चीज होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसे आपकी क्लास रही, कैसे सारा प्रोसेस रहा, क्या क्या कुछ रहा, जो भी गुड बैड जो भी होगा सब आप मुझे कमेंट में बताइएगा। उस कमेंट में एक आंसर जो पूछा था उसका आंसर लिखना नहीं भूलिएगा कि क्रिमिनल जो हमारे चीफ जस्टिस थे वो कौन थे। हाँ, तो पूछा, एक और पूछ ले रहा हूं, वर्तमान में जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वह भी कौन थे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।